4 जून 2024 देश के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि इसी दिन तय हो जाएगा कि अगले 5 साल तक हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान किस तरह से चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर के देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसी दिन हमारे देश को हो सकता है कि एक नया प्रधानमंत्री मिल जाए, या फिर हमारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी गद्दी पर सवार हो जाएं, यानी देश को दोबारा से चलाएं। इन्हीं सब सवालों में दरअसल इन दिनों विपक्षी नेता और सत्ता दल के बीच रार छिड़ी हुई है। यानी कि जो सत्ता पक्ष है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी फिर से संभालेंगे और 400 पार सीटें लेकर के आएंगे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे। मगर विपक्षी दल है लगातार ये रट लगाए हुए है कि कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सत्ता पक्ष ऐसा क्यों कह रहा है, विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है? विपक्ष की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नाना पटोले हो, कोई भी नेता आप उठा करके देख लीजिए, यहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। इसके पीछे क्या कारण है कि विपक्ष इतना ज्यादा हमलावर हो रहा है? जबकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2029 में भी, यानी कि 2024 में तो सही, 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में ही चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में ही हम जीत करके आएंगे। यानी कि एक तरफ दावा नरेंद्र मोदी को लेकर के और दूसरी तरफ दावा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इन तमाम चीजों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर बंदूक रख करके, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष टारगेट क्यों कर रहा है? यह बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष टारगेट क्यों कर रहा है। योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत है? क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, इसी वजह से, या फिर कोई और कारण है, या फिर इसके पीछे कुछ आरएसएस का दबदबा है, या फिर विपक्ष आरएसएस से डर रहा है, यानी संघ से डर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे आज का मुद्दा में। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर और आज की कहानी हमारी यही है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे? तो ऐसे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो शराब नीति मामले में जेल में सजा काट रहे हैं, मगर चूंकि चुनाव चल रहा है, उन्हें चुनावी प्रचार करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक अग्रिम जमानत दे दी है कि आप जाइए, चुनाव प्रचार करिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार बयानों के जरिए जो बनकर सामने निकला है वो ये कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल की हम आपको 3 बातें बताएंगे, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, मगर वो खुद के लिए नहीं, अमित शाह के लिए कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल ने कही कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निपटा देंगे। यानी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाया जाना है, यानी कि हटाया जाना है, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और तीसरी बात योगी आदित्यनाथ की कि कुछ भी, माफ कीजिएगा, तीसरी बात अरविंद केजरीवाल की कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम 400 सीटें लाने नहीं देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके बाद हम आएंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी भी लगातार कोस कोस कर यही बात बोल रहे हैं, किसी भी मंच पर भाषण देते हैं, किसी भी सभा में शामिल होते हैं, किसी भी रैली को ज्वाइन करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे 2024 में, कोई भी हो।
इसके अलावा महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी लगातार यही बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी लगातार यही बात कर रहे हैं, यानी कि समूचा विपक्ष एक लाइन से यह बातें बोल रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा है? सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को पढ़ेंगे जो हमारे पास है। अरविंद केजरीवाल ने क्या तर्क रखा इसके पीछे कि कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए और अब प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो वे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? यह बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो तर्क दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक नियम है और वो नियम ये कहता है कि कोई भी नेता अपने पद पर 75 साल से ज्यादा का अगर हो जाएगा तो नहीं बना रह सकता। यानी कि 75 साल की उम्र डिसाइड करी गई है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो या किसी भी पद पर हो, उसकी जो उम्र है वो 75 साल के लिए डिसाइड की गई है। हालांकि इसका जवाब देने आए अमित शाह और अमित शाह ने खुद इस बात को क्लियर करके बोला। अमित शाह को लेकर के एक बयान जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है। उन्होंने बोला, अमित शाह ने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। हमने जो अभी आपसे बात की कि सत्ता दल की ओर से यह दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी 2024 का तो सही मगर 2029 का नेतृत्व भी करेंगे। अमित शाह कहते हैं मोदी जी आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। भारत गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, यानी इंडिया गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वे इस तरह का झूठ फैलाकर चुनाव जीत नहीं सकते। यानी कि सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है उनकी पार्टी के संविधान में, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में। उनका कहना है कि जो 75 साल वाली बात है वो भ्रमित करने के लिए की जा रही है। कोई ऐसा दावा नहीं किया जाता भारतीय जनता पार्टी के संविधान में। यानी कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि विपक्ष लगातार और अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब अमित शाह जो लगातार ये कह रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बात को जो दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई तर्क नहीं है, तो इसे लेकर के भी विपक्ष ने काउंटर किया। और विपक्ष का ये कहना है, उन्होंने उदाहरण दिया है विपक्ष ने बाकायदा, कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी 2016 में शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थी, क्योंकि उन्होंने 75 साल की अलिखित शर्त पूरी कर ली थी। यहां पर एक शब्द है, उसे ध्यान दीजिएगा कि 75 साल की अलिखित शर्त पूरी कर ली थी। 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का निर्णय है। शाह ने 2019 के चुनाव के लिए प्रचार करते समय द वीक को यह बात बताई थी, ये वाली बात कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का निर्णय है। यानी कि 2019 में द वीक ये दावा करता है कि अमित शाह ने ऐसी बात करी थी। मगर अमित शाह की ऐसी बात नरेंद्र मोदी पर क्यों लागू नहीं होती? अमित शाह की ऐसी बात मुरली मनोहर जोशी पर लागू क्यों नहीं होती? लाल कृष्ण आडवाणी पर लागू क्यों नहीं होती? या फिर सुमित्रा महाजन पर लागू क्यों नहीं होती? इसका एक बड़ा साधारण सा जवाब है कि कोई नियम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एक नीति है, एक अलिखित नियम है, अलिखित जो लिखा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को अपने साथ लेकर के चलती है, यानी बातों में। लेकिन जब कोई नेता बहुत बड़ा हो जाता, यानी कि प्रधानमंत्री सरीखा नेता, यानी कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता, वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो चूंकि अलिखित नीति है तो अलिखित नीति को बदला जा सकता है, अलिखित नियम को बदला जा सकता है या उससे ऊपर उठा जा सकता है।
जब कोई नियम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा, तब विपक्ष निशाना क्यों साध रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे और 75 साल की उम्र उनकी होने वाली है? इसके पीछे जवाब बड़ा साधारण सा है, कारण भी बड़ा साधारण सा है। इसके पीछे का कारण यह है कि प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता, आज की तारीख में भी तमाम सर्वेज में उन्हें 50% के लगभग लोगों का मानना कि पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। विपक्ष को कहीं ना कहीं यह बात खटक रही है। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी जगह, जिस तरह से अपनी पैठ इस देश में, हिंदुस्तान में बनाई है, उससे विपक्ष परेशान है। यहां तक जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी विपक्ष कांग्रेस, वो तो उनके तो बहुत सारे नेता उनके पास रही नहीं गए, और इसका सीधा सा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, उनका प्रकोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि सिर्फ कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को साथ में लेकर के चलती है। मगर यकीन मानिए कि जो विपक्ष कहता है कि इस बार हम मुसलमानों का वोट बटोर कर अपनी ओर कर लेंगे, उस विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मुसलमानों का भी भारी भरकम वोट है, जो 20% आबादी है इस देश की। उसके लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक लागू किया, उसके लिए उन्होंने सीएए लेकर के आए। यानी कि ये जो सारे कानून हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन्हें बेहतर बना करके परोसने की कोशिश करती है, वो मुसलमानों के भीतर उन सब चीजों का मैसेज अच्छा गया है। या फिर प्रधानमंत्री आवाज किसी जाति धर्म को देखकर नहीं दिया गया है। और इन सब चीजों को अगर इकट्ठा करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल सी छवि बन करके निकल कर सामने आती है, जो विपक्षियों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़ रहा है, यानी विपक्षियों को परेशान कर रहा है। यही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता उन पर हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे, कोई और होगा। इसके बाद हम दूसरी बात पर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री से ही जुड़ी हुई बात, चूंकि वो अछूते नहीं है इस बात से। हम प्रधानमंत्री से बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ की ओर। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर हमने करी पॉपुलैरिटी की बात, हमने करी छवि की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद के तौर पर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। मगर जिस सनातन धर्म को लेकर के, जिस हिंदुत्व कार्ड को लेकर के यह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, उसमें यह मानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ अब बहुत बड़ा कद बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी हिंदू धर्म में, हिंदुत्व को लेकर के या सनातन धर्म को लेकर के अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। यही वजह है। और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो सबसे बड़ा सियासी सूबा पूरे देश का है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यानी कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, आपने योगी आदित्यनाथ का साथ पा लिया, तो आपका 80% केंद्र की सत्ता में पहुंचना तय हो जाता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को साथ में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही काम दरअसल विपक्ष कर रहा है आग लगाने का, कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की जाए मोदी के कंधे पर बंदूक रख करके, ताकि मोदी में और योगी में करार पैदा हो और दोनों अलग अलग हों, जिसका फायदा विपक्ष को मिले। एक तो ये विपक्ष वाली बात हो गई, और दूसरा हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नींव पर, जिसे हम लोग संघ कहते हैं, जिसे हम लोग आरएसएस कहते हैं। और इसकी शुरुआत हम बहुत पीछे से नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत हम करेंगे 2017 से। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तब केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े बड़े नेताओं, इनफैक्ट ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी को जिताने के लिए जबरदस्त मेहनत करी, और उसमें कई नाम, वरुण गांधी का नाम भी, वरुण गांधी ने भी खूब मेहनत करी। तमाम नेताओं के नाम आए कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर अचानक से गोरखपुर से सांसद का नाम निकल करके आता है योगी आदित्यनाथ का, और कहा जाता है कि
अब से उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जब कुछ दिन बीतते हैं, चीजों की तह में जाया जाता है, रणनीतियों को पता किया जाता है, इसके पीछे प्लानिंग को पता किया जाता है, तो मालूम होता है, दावा किया जाता है, सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि योगी आदित्यनाथ संघ के करीबी हैं, योगी आदित्यनाथ आरएसएस के करीबी हैं। और यही वजह है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक हैं। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्यों विपक्ष कह रहा है कि जैसे ही मोदी आएंगे योगी को निपटा दिया जाएगा। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। दरअसल 2025 में, अगले साल यानी 2025 में आरएसएस यानी संघ के 100 बरस पूरे हो रहे हैं। और हम सभी को पता है कि आरएसएस, चाहे आरएसएस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो अपने बयानों में कहीं ना कहीं कहते रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अगर आरएसएस जैसे संस्थान के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो हम सबको ये समझना चाहिए और इस बात को मानकर चलना चाहिए कि हो सकता है अपने 100 साल पर आरएसएस यानी संघ एक बड़ा इवेंट करे, एक बड़ा कार्यक्रम करे और उस कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, ये दावा करे उस समय। और ये उस समय पहले से दावा कर दे और उसका जो अपना वार्षिक जिसकी वर्षगांठ है, उस वक्त तक आते आते संघ कह दे कि हाँ, अब तो हिंदू राष्ट्र बनाने का वक्त आ गया है। और आरएसएस के इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने के लिए किसका साथ चाहिए? जाहिर तौर पर देश के सबसे बड़े सनातनी और सबसे बड़े धार्मिक नेता का, यानी कि योगी आदित्यनाथ का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है सबसे मजबूत, संघ, वो योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाना चाह रही है, प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। अब इसके पीछे थोड़ा सा और आइए तो आपको तर्क देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते होंगे। ये दावा है, ये सूत्रों के हवाले से जो चारों तरफ खबर घूमती है, विपक्षियों की बातें घूमती है, हम उन चीजों को लेकर के एक बना करके आपके सामने बातें परोस रहे हैं, जो अंदर खाने से खबरें निकल करके आती हैं। हो सकता है ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को आगे न बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपना बहुत बड़ा नाम हो चुका है। मगर सवाल यह भी है कि जब वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और समर्पित नेता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो आरएसएस यानी संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री रहते हुए क्यों अपना 100 साल या 100 बरस नहीं मनाना चाहती है? तो इसके पीछे कारण यह हो सकता है, अगर हिंदू राष्ट्र का सपना आरएसएस यानी संघ देख रहा है, तो प्रधानमंत्री की छवि कहीं ना कहीं वहां पर फिट नहीं बैठती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू तो एक्सेप्ट करते ही हैं, बड़ा मुसलमान तबका भी एक्सेप्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी मंच पर रहते हैं या किसी मीटिंग में रहते हैं या किसी इंटरव्यू में रहते हैं या फिर किसी नीति को बनाने की बात आए या किसी बिल को पास कराने की बात आए, तो वो मुस्लिमों का भी ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिपल तलाक उन्होंने इसलिए खत्म किया क्योंकि उनसे मुसलमान बहन बेटियों का दर्द देखा नहीं जाता था। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के तहत मुसलमानों को भी उनका आवाज दिया ताकि वो भी ठीक से रह सकें। उन्होंने मुसलमानों के भीतर भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा को प्रति जागरूक किया ताकि वो भी पढ़ लिख सकें और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि उनके लिए हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। शायद यही कारण है कि सेक्युलर छवि लेकर के यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त रहना जब संघ की 100वीं वर्षगांठ होने वाली हो, तो शायद ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को चूंकि आरएसएस प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहा है क्योंकि उसकी 100वीं वर्षगांठ होने वाली है, और विपक्ष को कहीं ना कहीं से दबे कान ये खबर है और इसी वजह से वो ऐसे मुद्दे को बाहर निकाल रही है, उठाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कोई भी नेता हो इन बातों को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना यह होगा, आपके लिए और हमारे लिए दिलचस्प यह होगा कि विपक्ष
और सत्ता पक्ष इन मामलों में कितना लड़ाई लड़ता है और कौन जीतता है, क्योंकि ये सब कुछ 4 जून के बाद तय होगा। माफ कीजिएगा, 4 जून को ही तय हो जाएगा, क्योंकि 4 जून को अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, यानी कि चुनाव जीतती है, तब तो हमने आज जो बातें की उन पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। मगर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सब 5 सालों के लिए और टल जाएगा, और तब यह भी कहा जा सकता है कि संघ जो सपना देख रहा है हिंदू राष्ट्र का, या भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है हिंदू राष्ट्र का, वो शायद पूरा होने में और वक्त लग जाए। यानी जो भी होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।